नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, इसमें आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिहाज से कैसा रहा, कहां पर ज़्यादा एक्शन दिखा, कहां पर तेज़ी रही, कहां पर गिरावट रही और अगला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, अलग अलग कमोडिटी के फंडामेंटल क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और तिलहन मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास करके संदीप बजोरिया होंगे, सीईओ सनविन ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत आज हम गोल्ड से करने जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में धीरे धीरे ही सही लेकिन तेज़ी लौटती हुई दिख रही है और एक के बाद एक लगातार गोल्ड ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है। पहले 45 के लेवल को होल्ड किया, फिर 46, अब 47 के ऊपर मार्केट आ गया है और महीने भर में करीब करीब 5.5% की तेज़ी गोल्ड में दिखी है। तो एक इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में लौटती हुई दिख रही है और बॉन्ड यील्ड भी सुस्त पड़ा है, डॉलर भी कमज़ोर हुआ है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। अब मेरा पहला सवाल रविंद्र जी आपसे ये होगा कि क्या अगले हफ्ते भी 47 के ऊपर गोल्ड का प्राइस टिका रहेगा और 47 के ऊपर ट्रेड करने का कितना मौका आप नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में देख रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। बिल्कुल जो हिसाब से गोल्ड सस्टेन कर रहा है, मेरा जो मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि 1760 1765 के ऊपर होल्ड करना गोल्ड को काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आज का लेवल देखें तो इट इज क्लोजली ट्रेडिंग नियर 1770 के आसपास कॉमेक्स पर। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा रूपी डिप्रिसिएशन की वजह से हमने इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखे थे, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल प्राइस भी ऊपर आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। और इसका रीजन यही है कि डॉलर इंडेक्स में हमने करेक्शन देखा है, डॉलर इंडेक्स 92 के नीचे आ गया है और बॉन्ड यील्ड्स भी जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1.50% के आसपास यूएस 10 ईयर बॉन्ड का, तो उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो आज का एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज का क्लोजिंग 1765 के ऊपर आता है कॉमेक्स पर, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में हम 1800 के करीब गोल्ड जाते हुए देख सकते हैं। सिमिलरली इंडियन मार्केट्स में आई थिंक 48,000 तक की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में। सो अगर यहाँ से थोड़ी भी गिरावट आती है, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड अगर सही करना है तो थोड़ा सा डिप में बाय करना बेटर होगा। सो अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है बिलो 47,000, आई थिंक एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 46,250 का एक सपोर्ट है, अभी इसमें वो ब्रीच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे का थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो उसका हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में 48,000 की पॉसिबिलिटी है। और आज का क्लोजिंग इंटरनेशनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1765 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक कंफर्मेशन आ जाएगा ऊपरी स्तर का और 1800 तक के लेवल्स कॉमेक्स पर काफी पॉसिबल है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 48,000 के ऊपर अगले हफ्ते गोल्ड का प्राइस जा सकता है, तो आप बाई कर सकते हैं। बीरेन जी, आप एग्री करते हैं क्या? आपको भी लगता है कि 47 के आसपास या 47,000 से थोड़ा सा नीचे भाव आ जाए, 46,900 46,800, तो वहां पर एक अच्छी बाइंग बनेगी गोल्ड में? और अगले हफ्ते आपको भी लगता है कि 48,000 का लेवल हम गोल्ड में देख लेंगे? सेटअप तो इसका बुलिश है। आज के क्लोजिंग का मैं भी इंतजार करूंगा। 1778 मेरा जो लेवल आ रहा है कॉमेक्स के हिसाब से, वो 1778 आ रहा है और उसके ऊपर रहेगा तो मैं भी 1820 तक देखेंगे। और नीचे में मेरा रिगार्डलेस ऑफ क्लोजिंग मेरी बाइंग प्रोबेबली 1730 के आसपास और इंडियन टर्म्स में 46,400 के आसपास में बाइंग में कंफर्टेबल हूँ पोजिशनल लेवल के हिसाब से। और जिसका टारगेट मैं 48,800 तक का रखूंगा और मेरी टाइम फ्रेम भी 3-4 वीक की होगी। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। मतलब दोनों एक्सपर्ट नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में बुलिश हैं, तेजी में हैं और दोनों को लगता है कि गोल्ड के दाम यहां पर और बढ़ेंगे। अब मैं अगला सवाल रविंद्र जी आपसे गोल्ड के ऊपर ये पूछना चाहता हूं कि जब आप अगले हफ्ते के लिए ही 48,000 का टारगेट दे रहे हैं सर, तो क्या ये माना जाए कि अब जल्द दोबारा गोल्ड का प्राइस 50,000 तक चला जाएगा? क्योंकि फंडामेंटली अब गोल्ड के मार्केट में चेंजेज आए हैं। चेंजेज ये आए हैं कि डॉलर कमजोर हुआ है, बॉन्ड यील्ड की रफ्तार थमी है
और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में लौट रही है। ये तीन अहम फैक्टर हैं। और चौथा, रुपया कमजोर हुआ है इंडियन मार्केट में, उसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। तो क्या ये चारों फैक्टर इतने मजबूत हैं कि इस बार गोल्ड को सपोर्ट करते हुए 50 तक ले जाएंगे? क्या व्यू है आपका? और बहुत पॉसिबिलिटी है मृत्युंजय, क्योंकि हमें भी पता है कि बॉन्ड यील्ड जो इंक्रीज हो रहा था वो ये एक्सपेक्टेशन से हो रहा था कि शायद फेड टाइटनिंग करे, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करे। लेकिन हमने देखा है पिछले कई कमेंट्रीज में फेड का जो स्टैंस है वो अभी भी स्टेबल है, और उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट काफी टाइम तक लो रहेगा, जो कि उन्होंने 2023 तक कहा है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर गया है, और उस वजह से अभी जो एक्चुअली जो होना चाहिए था, लाइक बॉन्ड डील्स में जो इतना इजाफा आया था, आई थिंक दैट वाज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ऊपर क्यों चला गया। तो वो करेक्ट हो रहा है, डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी बेरिश है, और हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार 88 का लेवल्स आ सकता है। तो मेरे हिसाब से, जैसे आप राइटली कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो स्ट्रेंथ बढ़ता है मार्केट में, और मुझे लगता है कि गोल्ड में वही हो रहा है। एंड 50,000 इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि अभी 48,000 तक तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है गोल्ड। मेरे हिसाब से 15,000 काफी उसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1830 के ऊपर गया तो फिर हम नेक्स्ट लेवल 1860 का देखेंगे। सो आई थिंक 50,000 तो काफी पॉसिबल लग रहा है। हो सकता है कि से इस क्वार्टर में ही 52,000 तक का लेवल हम गोल्ड में देखें। सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेंड लग रहा है, और कंटिन्यू रहना चाहिए लुकिंग एट ऑल द पैरामीटर्स। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसी क्वार्टर में, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जून तक गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपए तक जा सकता है, इसकी पूरी संभावना आपको दिख रही है। बीरेन जी, क्या आपको भी इस तरह की संभावना दिख रही है कि 50,000 का लेवल हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में यानी जून के आखिर तक देख लेंगे? नॉर्मली गोल्ड का जो बॉटम होता है वो सेकंड क्वार्टर में होता है। करीबन पिछले 25-30 साल का ये ट्रेंड रहा है कि इसका बॉटम अप्रैल मई में बने, और इसका जो टॉप है वो नॉर्मली थर्ड क्वार्टर में यानी अगस्त सितंबर में बनता है। हार्डली इसमें एक्सेप्शन आया होगा जो लीमन ब्रदर्स के समय आया था 2005 में, अदरवाइज ये ट्रेंड है। तो इस साल भी मैं इसका टॉप थर्ड क्वार्टर में ही देख रहा हूँ। जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो ये स्टिल बुल मार्केट मुझे लग रहा है, जिसको हम गर्भित तेजी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए, ये तो तेजी की बात हो गई, तेजी की सारी बात आप लोगों ने बताई फंडामेंटल के मुताबिक। अब मैं इस सवाल को थोड़ा उलट के पूछ रहा हूं, उलट कर इसलिए पूछ रहा हूं रविंद्र जी, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि तेजी के फंडामेंटल के बीच क्या गिरावट की भी कोई गुंजाइश है? क्या ऐसा क्या हो सकता है मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट भी हो सकता है? मसलन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगले 15-20 दिन में कोरोना के मामले तेजी से घट जाएं, घटने शुरू हो जाएं, वैक्सीनेशन का काम चल ही रहा है और तेज हो जाए, कोरोना के नंबर कम हो जाएं, तब क्या इस बात की संभावना है कि गोल्ड में एक बार फिर से कोई बड़ा करेक्शन हम देखेंगे? मृत्युंजय, मुझे जो फैक्टर लग रहा है वो अभी भी कोरोना का एक फैक्टर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जो इसके अगेंस्ट जो एसेट क्लास चलता है, जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स हो गया या फिर डॉलर इंडेक्स हो गया, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में ब्रेक पॉइंट जो है वो 1.50 के ऊपर आया था, और अभी भी ये 1.50 के नीचे नहीं गया है। तो हो सकता है कि ये करेक्टिव मूव हो टिल 1.50, यहाँ से फिर से एक बारी यूएस बॉन्ड डील्स, 10 ईयर बॉन्ड डील्स माइट मूव हायर। वो एक सिर्फ मुझे खतरा लग रहा है गोल्ड में, और उसके हिसाब से ही डॉलर इंडेक्स भी मूव करेगा। डॉलर इंडेक्स में जैसे मैंने बताया कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी वीक है, सो उस फैक्टर पे मुझे उतना कंसर्न नहीं है। लेकिन जो मेजर कंसर्न है यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील्स पे ही है। अगर वो निकल जाता है फिर से ऊपर, तो मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए फिर से एक बार खतरा हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक इवन कोरोना के मामले पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी निकलने की संभावना है क्या बीरेन जी? जी जी जी, ठीक है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी आपने बताई कि अगर बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है तब गोल्ड पर दबाव बढ़ जाएगा। तो बीरेन जी, क्या बॉन्ड यील्ड के फिर से बढ़ने की गुंजाइश आपको दिख रही है? क्या कोई ऐसी संभावना आपको दिख रही है जिससे बॉन्ड यील्ड और मजबूत हो जाए? टू बी कैंडिड, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे फेड बिहाइंड द कर्व लग रही है। बॉन्ड यील्ड आई एम एक्सपेक्टिंग साल के पहले 1.80 क्रॉस हो जाएगा 10 ईयर, क्योंकि 2/10 जिसको टेट स्प्रेड बोलते हैं उसका फासला काफी बढ़ रहा है।
और मैं जून में या सॉरी अगस्त में मैं टाइटनिंग भी थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ क्यूई का, लेकिन गोल्ड फेड से आगे है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीरेन जी फटाफट संक्षेप में आप बता दें सर कि चांदी में अब क्या किया जाए, क्या इस लेवल पर चांदी को बेचा जाए, खरीदा जाए, क्या किया जाए? आज इंट्राडे के हिसाब से मैं शॉर्ट जाऊंगा 68 68 80 59,000 करंट लेवल के आसपास शॉर्ट जाऊंगा। 69 500 700 का छोटा सा 500 700 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 67 500 रख सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए चांदी पर क्या व्यू है बीरेन जी आपका, अगले हफ्ते के लिए? ओवरऑल मुझे जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो वापस 90 के जोन में दिखता है, तो मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली गोल्ड में ओवरवेट अंडरवेट प्रेफर करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अब चांदी में मुझे कम दिलचस्पी है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड का मार्केट रविंद्र जी अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तो मई से उत्पादन बढ़ाने का भी फैसला हुआ है ओपेक और गैर ओपेक देशों की तरफ से, दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तो क्या कच्चा तेल अभी दबाव में ही रहेगा, क्या लगता है आपको? जी हाँ मृत्युंजय, मेरे हिसाब से जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसके वजह से क्रूड को एक लोअर लेवल से पुश मिला है। प्लस जो कल एक दो दिन पहले आईईए का जो आउटलुक आया था वो भी एक पुश दिया है, क्योंकि ओपेक और आईईए दोनों ने बताया है कि जो डिमांड है वो बढ़ेगी आगे चल के इन 2021। सो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव फैक्टर है क्रूड के लिए। लेकिन कोरोना के केसेस जो है, कोविड-19 के वायरस केसेस जो है वो अभी भी एस्केलेट हो रहे हैं और उसके वजह से डिमांड को लेके अभी भी चिंता है। सो बैकग्राउंड में अभी भी डिमांड को लेके वरीज है, तो मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं इसे एक रेजिस्टेंस आएगा। सो मुझे लगता है कि जब तक कि ये पिछला हाई है जो अराउंड 4960 4970 का है, जब तक कि ये हाई निकालता नहीं है, हो सकता है कि ऊपर 4800 850 तक जाके वहां से फिर से एक बार इसमें सेलिंग आए। डब्ल्यूटीआई में 65 से लेके $66 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो आई थिंक 4820 830 के लेवल पे एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। जो हाई का स्टॉप लॉस है उसे मेंटेन कर सकते हैं नियर 4970 और नीचे में हम 4580 का टारगेट देख सकते हैं। ओवरऑल व्यू जो है वो अभी भी एक दायरे का व्यू है, बट यस हायर लेवल्स पे सेल करना एक बेटर स्ट्रेटजी है। और एक सेगमेंट ऐसा है कमोडिटी मार्केट में जिसने पूरे मार्केट को जबरदस्त यहाँ पर एक्शन दिया है, और वो सेगमेंट है तिलहन का। तिलहन में जिस तरह से तूफानी तेजी आई है, जबरदस्त तेजी है, और लगातार दाम रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है प्राइस। तो आखिर हो क्या रहा है ये ऑयल सीड के कॉम्प्लेक्स में, ये हम समझेंगे। और हमारे साथ ऑयल सीड सेगमेंट को बहुत ही बारीक से समझने वाले, डिटेल रिसर्च रखने वाले संदीप बजोरिया जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे पहला सवाल सोयाबीन के ऊपर पूछना चाहूंगा। 7300 के पार सर, मतलब कल्पना से भी ऊपर का प्राइस है ये, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 7000 के ऊपर प्राइस चला जाएगा, और अब तो 7300 के ऊपर चला गया है। हो क्या रहा है, ये रफ्तार रुकेगी या यूं ही जारी रहेगी? मृत्युंजय जी, आपने सही कहा है। ये साल सोयाबीन निचले स्तर में 3700 था और अभी 7400 हो गया है। मतलब आप समझ के चलिए करीबन डबल हो चुका है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हिस्टोरिकल हाई नंबर है सोयाबीन का। एंड ये इतनी ज्यादा तेजी जो है, ये इंडिया में एक तो क्रॉप कमी होता है, ऊपर से मील की डिमांड बहुत अच्छी रही है, उस कारण से। तीसरा, थोड़ा सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट का भी मिल गया है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट भी ऑयल में और मील में स्ट्रांग चल रहा है। उस कारण से ये सोयाबीन की कीमतें इतनी उछाल पे आई है। लेकिन जो रफ्तार से जितनी आई है और जितनी स्पीड में, और पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में भी जो एकदम बड़ी रफ्तार पकड़ी है, तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि इतना फास्ट, इतना स्पीड से ये बढ़ा है, उसको लेके कई लोग थोड़े अनकंफर्टेबल है। प्रोबेबली ये एक्सचेंजेस ने जो डेली लिमिट है फ्लक्चुएशन की प्राइस की, जो 4% से करके 6% कर दी है 1 अप्रैल से, ये थोड़ा मेरे ख्याल से इंडिया जैसे कंट्री के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है। हमारे लिए 4% ही बहुत था और उसी में हम मैनेज कर रहे थे। लेकिन ये 6% होने से फ्लक्चुएशन बहुत हेवी हो गए, और 3 दिनों में 6% सर्किट अप होए तो 18% अप हो जाता है। तो ये कारण से थोड़ा सा एक्सचेंजेस को इसमें फेर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये लिमिट को वापस 6 की जगह पे 4 पे लाना चाहिए।
फ्यूचर्स एक्सचेंजेस हमारे लिए जरूरी है, प्राइस डिस्कवरी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा उसका ऑपरेशन जो है वो इस मायने में होए कि जिससे बहुत ज्यादा ज्यादती होती हुई ना दिखे, ये बहुत जरूरी है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और चूंकि सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं तो सोयाबीन के साथ साथ जो ऑयल का प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है, सोया तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। बिल्कुल संक्षेप में रविंद्र जी बताएं कि सोया तेल में अभी और तेजी की गुंजाइश है क्या, खरीदना चाहिए क्या सोया तेल? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक एनसीडीएक्स देखे तो एनसीडीएक्स में एक ब्रेकआउट है और 1390 तक की पॉसिबिलिटी है में सोया ऑयल में। बट अगर सीबॉट देखे तो सीबॉट में अभी भी जो पिछला हाई था अराउंड 58.50-60 के आसपास, वो अभी तक निकाला नहीं है। तो इट इज जस्ट दैट इंडियन मार्केट इज गोइंग अप, बट मेरे हिसाब से और भी एक 15-20 रुपए ऊपर बढ़ सकता है, हो सकता है वहां पे एक बार रेजिस्टेंस आए। बट यहाँ से मुझे लगता है 1340-1350 तक आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1390। ओके, तो आप करें सोया तेल में अभी बाइंग का मौका है। सोया तेल का एक और भाई है क्रूड पाम तेल। क्रूड पाम तेल में क्या किया जाए बीरेन जी, खरीदा जाए अभी भी इसमें थोड़ी टाइटनेस है, हालांकि हम टॉप के नजदीक तो शायद पहुंच गए, बट फिर भी मैं बाय साइड का चांस लेना प्रेफर करूंगा। 1155 के आसपास 1180 का हम टारगेट रख सकते हैं और 1140 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय सोयाबीन सोया तेल और क्रूड पाम तेल के ऊपर। अब संदीप जी आपसे मैं मस्टर्ड के बारे में पूछना चाहता हूं सर। मस्टर्ड का प्राइस 7200 के पार चला गया सर, 7200, जबकि क्रॉप अच्छी बताई जा रही है। और अब तो हालात ये हैं कि जो तेजी आ रही है तिलहन के कॉम्प्लेक्स में, सोयाबीन में, उसको लेकर अब अलग अलग संगठनों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है। सेबी को चिट्ठी लिखी जा रही है, सोपा ने चिट्ठी लिखी है और सी ने चिट्ठी लिखी है, और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उन्होंने एतराज जताया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्पेशली क्या मस्टर्ड में अभी और तेजी बाकी है क्या? मृत्युंजय जी देखिए, बात वही है कि तेजी बहुत स्पीड में आई है और लास्ट हफ्ते में, इसी हफ्ते में बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा इसमें कोरोना का भी हाल था, जो बढ़ते हुए कोरोना के केसेस है उस कारण से मस्टर्ड ऑयल की डिमांड और बढ़ जाती है। लोग उसको इम्यूनिटी बूस्टर ऑयल समझते हैं, तो सॉफ्ट ऑयल की डिमांड बढ़ती है, वो भी एक कुछ हद तक कारण है। बट फिर भी जो स्पीड और जितनी वेलोसिटी से तेजी आई है वही एक क्वेश्चन है। नीचे में हमने मस्टर्ड का भाव 5000 रुपए दिखा है इसी सीजन में, अभी 2 महीने पहले, और अभी हम 70-7000 7200 भाव देख रहे हैं। जहां तक क्रॉप का सवाल है, क्रॉप के अनुमान जो थे, रीजनेबल अनुमान हम लोगों ने जो लगाया था वो 85 लाख टन का था, लेकिन शुरुआत में कई लोग 90 लाख टन, 95 लाख टन तक कहने लग गए थे। तो वो बहुत ज्यादा पहले क्रॉप आंका गया, उससे बहुत ज्यादा मंदी हो गई। अब क्रॉप उतना दिख नहीं रहा है, तो उसको लेके वो मार्केट वापस रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब इतना ही है कि जब मंदी करता है तब डबल ट्रिपल मंदी करता है, जब तेजी करता है तब डबल स्पीड से तेजी करता है। ये एक मार्केट की खूबी है और उस तरीके से हमको उसको लेना चाहिए। जहां तक ऑब्जेक्शंस जो एसोसिएशंस ने लिए हैं, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मेंबर्स से जो रिस्पांस मिले उसके हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस किए हैं। मेरा अपना पर्सनली मानना यह है कि हमें फ्यूचर्स एक्सचेंज बहुत जरूरी है प्राइस डिस्कवरी के लिए और ट्रेंड जानने के लिए। तो फ्यूचर मार्केट तो जिंदा रहना चाहिए और रोबस्ट रहना चाहिए, लेकिन जिंदा और रोबस्ट फ्यूचर मार्केट के लिए कुछ थोड़े हमें डिसिप्लिन भी मेंटेन करने की जरूरत है। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि ये डेली फ्लक्चुएशन की लिमिट जो 6% कर दी है 4 से एक्सचेंजेस ने, उसको वापस 4 कर देना चाहिए। और जब इतनी जोरदार, इतनी स्पीड से जब मार्केट बढ़ता है तो क्वाइट नेचुरल है कि मस्टर्ड में बाय साइड में मार्जिन्स थोड़े हेवी और लगने चाहिए, तो उसके थोड़ा मार्केट थोड़ा प्रॉपर्ली कंट्रोल रहे। और फिर फंडामेंटल पे मार्केट बढ़ता है तो बढ़ेगा, उसमें तो फिर देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो काम एक्सचेंजेस का है वो एक्सचेंजेस को अपने ड्यूटी निभानी चाहिए, तो उसमें पब्लिक में कॉन्फिडेंस जागता है कि यस एक्सचेंजेस आर अवेक एंड दे आर अवेयर। तो वो जो अभी मेरे ख्याल से सोच रहे हैं वो लोग, हो सकता है हमें कुछ स्टेप्स ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं बिल्कुल, और ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि फ्यूचर मार्केट का रहना ज़रूरी है। इसका मकसद यही था कि एक प्राइस डिस्कवरी होगा जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, बीरेन जी आपका और रविंद्र जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अगला हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिहाज से कैसा रहने वाला है।